हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं एक जर्मन सैटायर कॉमेडी फिल्म समझाने वाला हूँ जिसका नाम है लुक हुज बैक। आगे पूरी कहानी बताई जाएगी तो स्पॉइलर से सावधान रहना। फिल्म की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बर्लिन से। यहाँ हिटलर अपने बिहेवियर कोच केपल के साथ मौजूद है। हिटलर को लोगों के अभिवादन का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो शिकायत करता है कि भले ही नाज़री सलाम अब पुराना हो गया हो, लेकिन लोग कम से कम कलाई तक हाथ उठाकर सम्मान तो दिखा सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि उसने इंसान की हैसियत से वो सब कुछ किया है जिससे दुश्मनों की नींव तक हिल सके। वो उन लोगों से नफरत करता है जिन्होंने उसकी जमीन को अपवित्र किया। उसे ये बात समझ नहीं आती कि जर्मन लोग अब भी मौजूद कैसे हैं और वो खुद भी यहाँ क्यों है। ये उसे परेशान करने लगता है। अगले ही सीन में अचानक सब कुछ बदल जाता है। हिटलर जमीन पर लेटा हुआ जागता है। चारों तरफ जंगल जैसा माहौल होता है। वो आसमान की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि दुश्मन के लड़ाकू जहाज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो लोग आराम कर रहे होंगे। तभी अचानक एक गेंद उछलती हुई उसके पास आकर रुक जाती। हिटलर उठता है और झाड़ियों के पीछे बने एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। वहीं उसे 3 छोटे बच्चे मिलते हैं। बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। हिटलर बच्चों को ध्यान से देखता है और अपने मन में सोचता है कि यही देश का भविष्य है। फिर वो उनसे सड़क का रास्ता पूछता है। इसी दौरान एक रिपोर्टर फैबियन सवात बच्चों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। हिटलर कैमरे के फ्रेम में दूर खड़ा दिखाई देता है। वो अपनी आर्मी कैप उठाता है और खुद से कहता है कि उसे फ्यूहरर बंकर जाना चाहिए। जब हिटलर सड़क पर पहुंचता है तो उसे एकदम अजीब चीजें दिखने लगती हैं। लोग मोनोव्हील बाइक पर घूम रहे होते हैं। वो देखता है कि लोग उसे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। हिटलर कहता है कि मलबा तो हट चुका है, लेकिन लगता है लोग पूरी तरह पागल हो गए हैं। फिर वो एक मॉडर्न कार को हाथ लगाकर महसूस करता है। वो खुद से सवाल करता है कि कहीं वो कोमा में तो नहीं चला गया था और जीत के बाद का पूरा दौर मिस कर दिया। हिटलर को अब धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसे अपनी हालत की पूरी जानकारी नहीं है। वो खुद को सतर्क करता है और तय करता है कि पहले आसपास की सच्चाई समझनी होगी। वो एक आदमी से चांसलरी का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी रास्ता बताने के बजाय उसके साथ फोटो खिंचवाने लगता है। तभी और लोग उसके पास आ जाते हैं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगती है। हिटलर परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। वो ये निष्कर्ष निकालता है कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत हो चुका है। आगे बढ़ते हुए उसे एक महिला दिखती है जो जर्मन भाषा में फोन पर बात कर रही होती है। हिटलर उसके पास जाता है और उससे आज की तारीख पूछता है, लेकिन महिला डर जाती है और सीधा उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। हिटलर दर्द से चिल्लाने लगता है कि आंखें लाल हो जाती हैं और उसे ठीक से दिखना बंद हो जाता है। लड़खड़ाते हुए वो पास की एक न्यूज़पेपर शॉप तक पहुंचता है। वहां अखबार पर तारीख देखता है 3 अक्टूबर 2014। ये देखते ही वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ एक टीवी चैनल के बॉस कार्ड अपने डिप्टी हेड क्रिस्टोफ सेंसेब्रिंग की तारीफ करता है। क्रिस्टोफ को लगता है कि अब उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कार्नर अचानक किसी और को कैटिया बेलेनी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना देता है। ये सुनकर क्रिस्टोफ पूरी तरह हिल जाता है। गुस्से में वो अपने ऑफिस पहुंचता है और एक स्ट्रगल कर रहे फिल्म मेकर फैबियन पर सारा गुस्सा निकाल देता है। फैबियन बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और गार्ड उसे बाहर फेंक देते हैं। कुछ देर बाद न्यूज़पेपर शॉप में हिटलर की आंख खुलती है। वो दुकानदार से फिर से तारीख पूछता है। दुकानदार कंफर्म करता है कि सच में साल 2014 ही चल रहा है। हिटलर को शक हो जाता है कि शायद उसे किडनैप किया गया है। वो सोचता है कि ये दुश्मन की सीक्रेट सर्विस की कोई चाल है। वो दुकानदार को धमकाता है कि अगर वो दुश्मन के लिए काम कर रहा है तो उसे मार देगा, लेकिन दुकानदार डरने के बजाय उसे एक चॉकलेट दे देता है। हिटलर बड़ी मुश्किल से चॉकलेट खोलता है, उसे सूंघता है और कहता है कि ये तो इंडस्ट्रियल तरीके से दबाया गया अनाज है। वो दुकानदार से पूछता है, क्या अब भी ब्रेड की कमी चल रही है? दुकानदार समझ जाता है कि ये कोई एक्टर होगा। वो पूछता है कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री तो शूट नहीं हो रही। वो कहता है कि ये आदमी बिल्कुल फ्यूहरर जैसा दिखता है। इस पर हिटलर सीधा जवाब देता है, मैं ही फ्यूहरर हूँ। हिटलर की नजर एक तुर्की अखबार पर पड़ती है। वो पूछता है कि क्या यहाँ स्टर्मर या पंजरबैर मिलता है? दुकानदार बताता है कि अब उसके ज्यादातर कस्टमर तुर्की के हैं। ये सुनकर हिटलर दंग रह जाता है कि बर्लिन में तुर्की लोग कैसे आ गए। वो अखबार पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते उसे एहसास होता है उसने युद्ध नहीं जीता। वो मान लेता है कि जर्मनी अब कमजोर और अयोग्य लोगों के हाथ में है। वो पोलैंड के अस्तित्व पर भी दुख जताता है और पूरे युद्ध को बेकार मान लेता है। इधर फैबियन अपनी पुरानी फुटबॉल रिपोर्टिंग की वीडियो देख रहा होता है और रो रहा होता है।
उसकी माँ उसे शांत करती है और तभी वीडियो रोक देती है क्योंकि बैकग्राउंड में उसे हिटलर दिखाई देता है। फैबियन चौंक जाता है। वो सोचता है कि कोई आदमी हिटलर जैसा बिल्कुल कैसे हो सकता है। उधर दुकान पर दुकानदार हिटलर से कहता है कि अखबार छोड़ो और बाहर खड़े हो जाओ। हिटलर को काम करने के लिए कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दुकानदार उससे बोलता है कि पहले अपने कपड़े धुलवा लो, बहुत बदबू आ रही है। हिटलर लॉन्ड्री जाता है और अपनी यूनिफॉर्म साफ करवाने को देता है। वो पूछता है कि कोई दूसरा कपड़ा मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो नंगा नहीं घूम सकता। अगले सीन में हिटलर जींस और स्वेटर पहनकर वापस आता है। वहीं फैबियन उसे ढूंढते ढूंढते दुकान तक पहुंच जाता है। उसे देखकर फैबियन हैरान रह जाता है कि ये आदमी सच में हिटलर जैसा दिखता है। फैबियन उससे पूछता है कि क्या वो उसे फिल्म कर सकता है जब वो मॉडर्न जर्मनी में घूमेगा। हिटलर इस आइडिया से सहमत हो जाता है। फैबियन अपनी माँ से थोड़े पैसे और एक कार लेकर हिटलर के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। दोनों एक होटल पहुंचते हैं जहां हिटलर पहली बार टीवी देखकर खुश हो जाता है। वो फैबियन की प्रेजेंटेशन में पॉलिटिक्स पर बात करने का फैसला करता है। वो लोगों से मिलकर उनकी राजनीतिक राय पूछता है। इंटरव्यू के बाद उसे लगता है कि लोकतंत्र ने लोगों को ज्यादा बदला नहीं है। वो लोगों के अंदर दबा हुआ गुस्सा और असंतोष देखता है जो उसे 1930 के दौर की याद दिला देता है। लोग उसे इमिग्रेशन की समस्या बताते हैं। हिटलर फिर से यही निष्कर्ष निकालता है कि नस्लों को मिलाना कभी काम नहीं करता। बाद में फैबियन उससे उसकी अजीब मूंछों के बारे में पूछता है। हिटलर बताता है कि उसने गैस मास्क फिट करने के लिए मूंछें काटी थीं। कुछ समय बाद दोनों एक फार्म पहुंचते हैं जहां एक कुत्ता हिटलर को काट लेता है। गुस्से में हिटलर कुत्ते पर गोली चला देता है। फैबियन उसे डांटता है और बंदूक छीन लेता है। यात्रा के दौरान फैबियन के पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो लोगों को मनाता है कि हिटलर उनसे स्केच बनाकर दे और उसी से वो पैसे कमाने लगते हैं। हिटलर अब तंज भरे कार्टून बनाता है जिन्हें लोग देखकर हंसते हैं और उसके बदले उसे पैसे भी देते हैं। जब दोनों के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं तो वे अपना सफर आगे जारी रखते हैं। उधर शहर लौटकर फैबियन क्रिस्टोफ को हिटलर का एक वीडियो दिखाता है। यह वीडियो फैबियन ने इंटरनेट पर अपलोड किया था और उस पर लाखों व्यूज आ चुके होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में व्यूज देखकर क्रिस्टोफ काफी इम्प्रेस हो जाता है। वह फैबियन से हिटलर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है। जब क्रिस्टोफ हिटलर से मिलता है तो उसे शक होता है कि यह आदमी थोड़ा पागल है। वह फैबियन से कहता है कि इसे तुरंत ऑफिस से बाहर ले जाओ, लेकिन निकलने से पहले हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस में घुस जाता है और उससे कहता है कि वह जर्मनी को उसके साथ मिलकर बचाए। यह आइडिया बेलेनी को दिलचस्प लगने लगता है और वह हिटलर से उसका प्लान पूछती है। की बात सुनते ही बेलेनी अपने असिस्टेंट को कहती है कि फ्यूहरर को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक सही टीवी फॉर्मेट तैयार किया जाए। इसके बाद फैबियन क्रिस्टोफ को धमकी देता है कि अगर उसे उसकी नौकरी वापस नहीं दी गई तो वह हिटलर को यहाँ से ले जाएगा। यह सुनकर क्रिस्टोफ मजबूरी में फैबियन को किचन बॉय बना देता है और वादा करता है कि जैसे ही कोई नया एडिटोरियल पोस्ट खुलेगा उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद टीवी स्टूडियो में एक टेबल दी जाती है। क्रिस्टोफ क्रोमायर को बुलाता है ताकि वह हिटलर को कंप्यूटर इस्तेमाल करना सिखा सके। हिटलर पुराने जमाने के कंप्यूटरों को याद करता है और इस इन्वेंशन को इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक बताता है। जब क्रोमायर उसे ईमेल के लिए साइन अप करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि हिटलर नाम पहले से ही लिया जा चुका है। यह सुनकर हिटलर गुस्से में बड़बड़ाता है और कहता है कि सबने उसका नाम चुरा लिया है। फिर वह कहता है कि ईमेल का नाम न्यू रीथ चांसलर रखो क्योंकि यह नाम उसे पसंद है। क्रिस्टोफ अब हिटलर को एक लाइव कॉमेडी शो वो ड्यूड में लाने की प्लानिंग करता है। वह अब भी इस बात से खफा होता है कि बेलेनी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं। इसी वजह से वह शो में जानबूझकर गड़बड़ करना चाहता है। का इरादा यह होता है कि यहूदी लोगों पर तंज कसते हुए रेसिज्म को डिबेट में घसीटा जाए और हिटलर को बाहर निकाल दिया जाए। शो शुरू होता है और होस्ट पिट्जिंगमैन हिटलर को स्टेज पर बुलाता है। ऑडियंस उसकी शक्ल सूरत पर आपस में बातें करने लगती है, लेकिन जैसे ही हिटलर नजर उठाकर सबको देखता है पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। कुछ देर बाद हिटलर बोलना शुरू करता है, लेकिन वह स्क्रिप्ट के मुताबिक जोक्स नहीं पढ़ता। वह कहता है कि उसे इमिग्रेंट्स पर जोक सुनाना था, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। हिटलर कहता है कि टीवी इंसान की एक बड़ी खोज है, लेकिन इस पर दिखाए जाने वाले शोज बेकार हैं। वह गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करता है और कहता है कि देश के लोग बिना समझे एक खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। वह कसम खाता है कि वह टीवी के जरिए सिर्फ इस खाई को दिखाने तक नहीं रुकेगा, बल्कि उसे पार करने तक लड़ेगा। उसकी बातों से लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं और जोरदार तालियां बजती हैं। हिटलर की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर होस्ट पिट्जिंगमैन जलने लगता है। बेलेनी क्रिस्टोफ से कहती है कि हिटलर को हर शो में दिखाया जाए। क्रिस्टोफ परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह फेल हो चुकी होती है।
इसके बाद कई सीन में हम देखते हैं कि हिटलर अलग अलग टीवी शोज में इंटरव्यू दे रहा है और बार बार कहता है कि उसका मकसद जर्मनी को फिर से महान बनाना है। उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वह कई नेताओं और पार्टी मेंबर्स से मिलता है। वह अपने आइडियाज से सबको इम्प्रेस करने लगता है। एक दिन हिटलर और फैबियन बर्लिन में एनपीडी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। हिटलर वहां पार्टी के फेडरल चेयरमैन उल्फ बियरने को बुलाता है और उससे पूछता है कि अब तक उनकी वजह से क्या हासिल हुआ है। वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उन्होंने सिर्फ वक्त बर्बाद किया है और उनकी बातें इस मूवमेंट को कई दशक पीछे ले जा चुकी हैं। इधर टीवी स्टूडियो में अचानक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पहुंच जाते हैं। यह देखकर क्रिस्टोफ बहुत खुश हो जाता है। वे बताते हैं कि वे हेट लॉज के उल्लंघन की शिकायत पर आए हैं। मेलेनी उनसे पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्रिस्टोफ तुरंत कहता है कि शायद उन्हें फ्यूहर शो को कैंसिल करना पड़ेगा। इस पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बताता है कि ब्रॉडकास्ट जारी रखा जा सकता है। मेलेनी राहत की सांस लेती है जबकि क्रिस्टोफ जबरदस्त मुस्कुरा देता है। डीए के जाने के बाद क्रोमायर क्रिस्टोफ को एक लेटर देती है जिसमें उस कुत्ते के हर जाने का नोटिस होता है जिसे हिटलर ने पहले अपने सफर में गोली मारी थी। क्रिस्टोफ यह लेटर खुशी खुशी लेता है। उसे लगता है कि अब हिटलर को फंसाने का एक मौका मिल गया है। इसके बाद हिटलर को एक टीवी प्रोग्राम में बुलाया जाता है जहां उससे जंग में उसकी अलग अलग भूमिकाओं को लेकर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हिटलर जवाब देता है कि वह लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि उसके किए गए कामों को सही नहीं ठहराया जा सकता। वह उसे कुत्ते को गोली मारने वाला वीडियो दिखाता है। यह वीडियो देखकर ऑडियंस परेशान हो जाती है। हिटलर गुस्से में आ जाता है और इंटरव्यूअर को देता है कि वह उसके साथ भी वही कर सकता है। वह यह भी कहता है कि वह स्टूडियो को टैंकों की पार्किंग बना देगा। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर क्रिस्टोफ और ज्यादा खुश हो जाता है। इस खराब इंटरव्यू के बाद बेलेनी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और क्रिस्टोफ को नया मैनेजर बना दिया जाता है। इसके बाद हिटलर फैबियन के घर रहने लगता है। वह किस्मत के इस मोड़ पर हैरानी जताता है और अपनी दूसरी किताब लिखना शुरू करता है। किताब मार्केट में आते ही अच्छी चलने लगती है। 3 महीने बाद टीवी स्टूडियो में एक मीटिंग होती है जहां कंपनी को हुए भारी नुकसान पर चर्चा होती है। क्रिस्टोफ को लगता है कि विट्जिगमैन का शो उन्हें दोबारा संभाल लेगा, लेकिन तभी एक कर्मचारी बताता है कि विट्जिगमैन ने नौकरी छोड़ दी है। क्रिस्टोफ घबरा जाता है और बाकी स्टाफ पर भड़क उठता है। तभी कोई सुझाव देता है कि हिटलर को वापस लाया जाए। यह बात क्रिस्टोफ को पसंद आती है। क्रिस्टोफ फिर से हिटलर को ढूंढता है और फैबियन को ऑफर देता है अगर वे दोनों जो फिल्म बना रहे हैं में वह 1 मिलियन का निवेश कर दे तो बदले में उस फिल्म को टीवी पर दिखाने दिया जाए। के बाद हिटलर और फैबियन क्रोमायर के घर जाते हैं। वहां उसकी दादी हिटलर को पहचान लेती। वह चिल्लाकर कहती है कि हिटलर ने गैस से लोगों को मारा था और वह एक अपराधी है। वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। कार में बैठकर हिटलर हैरानी जताता है कि क्रोमायर यहूदी है। वह यहूदियों को नीचा दिखाने लगता है और उन्हें इंसान से कम बताता है। हिटलर की बातें सुनकर फैबियन निराश हो जाता है। सेट पर लौटकर फैबियन हिटलर से दोबारा पूछता है कि वह वहां तक कैसे पहुंचा था। वह उससे जंगल में फुटबॉल लुढ़ककर आने से पहले की बात पूछता है, लेकिन हिटलर को कुछ याद नहीं आता। उसी रात हिटलर सेट से बाहर निकलता है और कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। वे कहते हैं कि जर्मनी को पीछे ले जाने की वजह वही है और उसके चेहरे पर जोर से मारते हैं। जब हिटलर होश में आता है तो वह खुद को अस्पताल में बेलेनी के सामने पाता है। उधर फैबियन उस वीडियो फुटेज को देखता है जो उसने बच्चों और फुटबॉल का बनाया था। ध्यान से देखने पर उसे दिखता है कि हिटलर वहां से अचानक उठ खड़ा हुआ था। फैबियन हैरान हो जाता है। वह उस जगह पहुंचता है और वहां एक बोर्ड देखता है जिस पर लिखा होता है कि यह फ्यूहरर बंकर की ऐतिहासिक जगह है। फैबियन अस्पताल पहुंचता है लेकिन वहां हिटलर नहीं मिलता। बेलेनी बताती है कि वह शूटिंग सेट पर गया है। फैबियन कहता है कि हिटलर असली एडोल्फ हिटलर है, लेकिन बेलेनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फैबियन घबराकर अपनी थ्योरी समझाने लगता है। गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह भाग जाता है। फैबियन शूटिंग सेट पर पहुंचता है और हिटलर पर बंदूक तान देता है। जब उससे उसकी पहचान पूछी जाती है तो हिटलर कहता है कि उसने कभी किसी और होने का दावा नहीं किया। फैबियन कहता है कि वह लोगों को प्रोपेगेंडा से बेवकूफ बना रहा है। इस पर हिटलर जवाब देता है कि 1933 में लोगों ने खुलकर वही सोच रखने वाले इंसान को चुना था। फैबियन हिटलर को बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और उसे एक राक्षस बताता है। हिटलर कहता है कि आम लोगों ने एक असाधारण इंसान को चुना और देश की किस्मत उसके हाथ में दी क्योंकि उनके दिल में भी वही सोच थी। गुस्से में फैबियन हिटलर को गोली मार देता है और वह नीचे सड़क पर गिरता हुआ दिखता है। कुछ ही पल बाद फैबियन को हिटलर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कोई भी जर्मन उसे खत्म नहीं कर सकता। तभी वही हिटलर जो अभी गिरा था उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। तभी बेलेनी कट बोलती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं।
पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग थी और फैबियन का रोल एक अभिनेता निभा रहा था। हिटलर सबको उन साथियों को याद करने को कहता है जो अब उनके साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ मानसिक अस्पताल में क्रोमायर फैबियन को एक छोटे से छेद से देखते हुए रो रही होती है। फिल्म के हिट होने के बाद हिटलर और बेलेनी ऑटोग्राफ देते हैं और इंटरव्यू में व्यस्त रहते हैं। सड़क से गुजरते वक्त लोग हिटलर को पसंद करते दिखते हैं और उसे सम्मान से अभिवादन करते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।